और इसमें यह भी लिखिए कि आज भाजपा बंगाल में कैसी है, भविष्य में कैसी होगी। जैसे ज्योति बसु करीब 17-18 दिनों तक वहाँ पे एक आमरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे थे, तो 17-18 दिनों तक मैं उनके अस्पताल के ठीक सामने खूंटा गाड़ के बाकी मीडिया कर्मियों के साथ बैठा हुआ था। भाजपा में बंगाल कितना है? भाजपा में बंगाल उतना ही है जितना दाल में नमक होता है, जितना दाल में हल्दी होती है। ठीक है, लाल बाल पाल में से पाल वहाँ के थे। नोआखाली का दंगा होता है, सुरावादी का अपना एक हेट और लव का रिलेशन है कोलकाता से। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ से आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद और उपराष्ट्रवाद का जो ये फेर है, इसमें बंगाल राष्ट्रवाद की तरफ टिल्ट क्यों नहीं हो पाया? जो राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर राष्ट्रवाद इस कदर था कि जो बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने विधान चंद्र राय, वो भी जनगण मन की जगह वंदे मातरम को अपनाना चाहते थे राष्ट्रगीत के तौर पर। सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनको कांग्रेस में अध्यक्षी जो नहीं मिल पाई, या मिली तो उनको छोड़नी पड़ी पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ, तो उससे भी जो भद्रलोक था बड़ा आहत हुआ था। तो बंगाल का पूर्वाग्रह क्या है? क्या भाषा उनका अंतिम हथियार बन गया है? कि जो नव उदारवाद आया, जो आप 1991 में कहते हैं, उसका फायदा गुजरात को मिला, महाराष्ट्र को मिला, पंजाब कर्नाटक को मिला, कर्नाटक को मिला, तमिलनाडु को मिला, बंगाल को नहीं मिला, पूरब को ही नहीं मिला, पूरब को ही नहीं मिला, पूरे पूरब को नहीं मिल पाया। उस समय तो कोई गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इधर की मीडिया उधर की मीडिया की बात नहीं थी। उन्होंने जरूर देखा होगा कि अगर वामपंथ को बंगाल से निकालना, क्योंकि वामपंथ को सीधे सीधे हराना बड़ा मुश्किल था भाजपा के लिए। ममता बनर्जी को हराया जा सकता है, आज हराया, कल हराया, नहीं हराए, एक संघर्ष में आ सकते थे। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का साहित्य से जुड़ा चैनल हिंदी है हम। और हिंदी है हम में एक सीरीज है हमारा जिसे हम कहते हैं बातें किताबें, जहां पे हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही समसामयिक और इतिहास के भी किताबों की, जिसने या तो बहुत चर्चित किताब रही हो या बहुत चर्चित विषय पे किताब आई हो। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मंजीत ठाकुर जी। मंजीत ठाकुर जी लगभग 2 दशकों का अनुभव है इनका पत्रकारिता में, और मंजीत ठाकुर जी दूरदर्शन के साथ लगभग 1 दशक काम किए हैं। तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि ये जो रिपोर्ट कर रहे होंगे उसमें कोई भी एजेंडा नहीं रहा होगा। दूरदर्शन का रिपोर्ट सरकार का रिपोर्ट है, दूरदर्शन का रिपोर्ट बैलेंस्ड रिपोर्ट है। दूरदर्शन का नजर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस नजर है, हल्ला मचाकर रिपोर्टिंग नहीं होती है। नहीं, सही कह रहे हैं आप प्रशांत जी। पहले तो आपका और आपकी टीम का, दैनिक जागरण का बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने आमंत्रित किया और इस बातचीत के लिए। जहाँ तक दूरदर्शन का प्रश्न है, मैं बिल्कुल इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि खबरों का मुहावरा दूरदर्शन, टेलीविजन मीडिया में सिर्फ दूरदर्शन के पास बचा हुआ था कि कोई एजेंडा नहीं, कोई छिपी हुई बात नहीं, और जो रिपोर्टर रिपोर्ट करना चाहता था, जब तक कि वो देश और संविधान के खिलाफ ना हो, रोका नहीं जाता था, खास करके अगर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो। और ये तो उनका मैंडेट है कि हर पार्टी को और हर उम्मीदवार को बराबर वेटेज देना, उनको कवरेज देना। तो इसलिए दूरदर्शन ने कभी रोका नहीं, किसी विषय पर नहीं रोक लगाई, और संपादक भी बहुत अच्छे मिले, जो असाइनमेंट हेड होते हैं वो बहुत अच्छे मिले। तो कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग थी, कम से कम वो बहुत ही, देखिए दूरदर्शन का अपना एक मैंडेट है, प्रसार भारती एक स्वायत्त संस्थान है, और दूरदर्शन फिर भी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का, न सिर्फ इंफॉर्मेशन का, बल्कि वो लोगों को एजुकेट करने का भी माध्यम है। तो जी बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही मानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि उसे टीआरपी के झंझट में नहीं है, तो इसलिए बहुत शोर नहीं मचाना है, उसे हर बात ऐसी बातें खोद के नहीं निकालना है जो जिससे आप और 10 मिनट मेरे चैनल पे रुक सके। वो प्रेशर आप रिपोर्टर पे नहीं होता होगा, आपके पास किताब लिखने जितना ही इत्मीनान होता होगा रिपोर्टिंग करते समय भी। हाँ, देखिए टीआरपी का कोई दबाव नहीं है। दूसरी बात कि जो दूरदर्शन की जो रिपोर्टिंग का जो स्टाइल है, वो उस
जो कहते हैं ना, जो टेलीविजन रिपोर्टिंग का जो पुराना दौर था, जिसमें आप पैकेज बनाते हैं, जिसमें आप रैली कवर करते हैं, जिसमें आप नेताओं के साथ बहुत लंबा वक्त बिताते हैं, तो वो एक सहज सरल टीवी रिपोर्टिंग थी। तो मुझे लगता है कि उसने बहुत सिखाया मुझे। बहुत अच्छी बात है। तो फिर बात यह है कि आप मंजीत ठाकुर जी ने ऐसा क्या महत्वपूर्ण लिख दिया कि आप हम बात करने के लिए मतलब बेचैन हो गए और हम चाहे हैं कि वो हमारे चैनल पे आए। तो मंजीत ठाकुर जी ने बंगाल के हर पॉलिटिकल मूवमेंट को, मुझे कहना चाहिए पिछले 2 दशकों के पॉलिटिकल मूवमेंट को, 15 साल के कम से कम 15 साल के पॉलिटिकल मूवमेंट को बहुत ही नजदीक से देखा है और पंचायत लेवल से लेकर लोकसभा तक के चुनाव को हर बार आपने कवर किया है जी। और बैकग्राउंड ये है कि ये मधुपुर से आते हैं जो झारखंड में है और बंगाल के करीब ही है। भाषा के स्तर पर भी इनको अपने शहर में भी 2-4 लोग बहुत आसानी से मिल जाते होंगे जो बांग्ला में बात करते हों या बांग्ला संवेदना वाले लोग हों। तो इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बंगाल में भाजपा। तो ये बंगाल में भाजपा जो है, ये मैं सवाल लिख कर लाया हूं और सवाल इसलिए लिख कर लाया हूं क्योंकि मैंने ये किताब पूरी पढ़ी है और मैं अपने परिश्रम को सम्मान देते हुए सवाल लिख के लाया हूं ताकि मैं कोई भी उलूल जुलूल बातें आपसे ना पूछ लूं, मुझे भी टीआरपी का झंझट में ना फंसना पड़े। और इसमें पिछले 4 दशक में भाजपा ने जो कोशिश की है, जनसंघ ने जो कोशिश की है, आरएसएस ने जो कोशिश की है, विभिन्न राजनीतिक घटनाएं जो बंगाल में हुई है, उस पे पार्टी की कैसी प्रतिक्रिया रही या पार्टी का पर उसका क्या असर पड़ा, किस समय में कौन से नेता रहे, कौन से नेता कितने सालों तक उसको आगे लेकर जा पाए, किनका महत्व बढ़ा घटा, ये सारी बातें इसमें लिखी है। और इसमें यह भी लिखी है कि आज भाजपा बंगाल में कैसी है, भविष्य में कैसी होगी, ये हम बातचीत में जरूर करेंगे। तो पहला सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं कि बंगाल में भाजपा, तो आपने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आप लोग सबको इसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं किताब के कंटेंट पर आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इस पर कि बंगाल में भाजपा है क्या, कि लोग इस किताब तक पहुंचे जानने के लिए। तो आपके सबसे पहला सवाल मेरा यही है ठाकुर जी कि बंगाल में भाजपा तो बात है, चलिए बंगाल में भाजपा है भी, प्रमुख विपक्षी दल है और बहुत जोर शोर से हर मसले पर वहां शोर मचाती है, संघर्ष कर रहा है, सब कुछ है। भाजपा में बंगाल कितना है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाजपा में बंगाल कितना है। असल में देखिए, इस किताब को लेकर के मैं थोड़ा सा इस एक पंक्ति पीछे ले जाऊंगा जी। किताब का नाम है बंगाल में भाजपा। तो कई लोगों को ये लगा कि ये बंगाल में भाजपा की नीतियां और उसको प्रचार प्रसार करने का कोई प्रचार का नहीं, मैं गवाही दे सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये एक एक्चुअल में क्या है कि जो नाम है उसके आधार पर कई लोगों में भ्रम हुआ, लेकिन एक लेखक के तौर पर आपने पढ़ी है, ये किताब एक तटस्थ दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे 1939 से 4 दशक की बात, तो पॉलिटिकल मूवमेंट की बात है कि वहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ हुई। और जो पॉलिटिकल गतिविधियों के अलावा, जैसे ज्योति बसु करीब 17-18 दिनों तक वहाँ पे एक आमरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे थे, तो 17-18 दिनों तक मैं उनके अस्पताल के ठीक सामने खूंटा गाड़ के बाकी मीडिया कर्मियों के साथ बैठा हुआ था। तो वो भी एक पॉलिटिकल गतिविधियों का केंद्र था, वहां पे भी लोग आ रहे थे। वहां पे सिद्धार्थ शंकर रे आए लाठी टेकते हुए, मुझे याद है, मिथुन चक्रवर्ती आए, ममता बनर्जी उस समय सत्ता में नहीं थी तो वो आई, हालांकि सत्ता में आने की तैयारी कर चुकी थी पूरी तरह। तो वो एक जो गतिविधि थी उसको इस किताब में लाने की कोशिश की गई। अब जो प्रश्न है कि भाजपा में बंगाल कितना है, भाजपा में बंगाल उतना ही है जितना दाल में नमक होता है, जितना दाल में हल्दी होती है, ज़्यादा अभी नहीं है शायद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इंटरव्यू प्रसारित होगा उसके 1-8 महीने के भीतर बंगाल का कुछ प्रतिनिधित्व जो है आपको। आप कुछ ऐसा इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि इस बार अध्यक्ष बंगाल से मिलेगा भाजपा को? देखिए, भाजपा के बारे में ऐसी कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं। नहीं, आप जो कुछ कहेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ और खासकर मैं चाहता हूँ कि वो दर्शक जो इस उम्र के हैं जिन्होंने
मोदी के उदय से ही अपने पॉलिटिक्स को देखना शुरू किया है। और मोदी के उदय से ये बात हमें भी मानना पड़ेगा कि मोदी का जब राष्ट्रीय फलक पे वो आते हैं तो लोगों का राजनीति में इंटरेस्ट भी बढ़ा है ना, न्यूज कंजम्पशन भी बढ़ा है। तो जो वहां से कवर कर रहे हैं, वहां से देख रहे हैं भाजपा को बंगाल में, तो वो यही देखते हैं कि दो पार्टियां लड़ रही है, टीएमसी है और भाजपा है। लेकिन भाजपा का टीएमसी से बहुत पहले का सफर शुरू हो चुका है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि बंगाल को अगर हम देखने की कोशिश करें तो वहां हर वो चीज मौजूद है जो एक राष्ट्रवाद पॉलिटिक्स को, राष्ट्रवाद राजनीति को जन्म दे सकता है। ठीक है, लाल बाल पाल में से पाल वहां के थे, नोआखाली का दंगा होता है, सुरावादी का अपना एक हेट और लव का रिलेशन है कोलकाता से। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां से आते हैं, गोवलकर वहां जाकर रुकते हैं, विभाजन हुआ है बंगाल का। और विभाजन में ये नहीं हुआ है कि भाई देश का विभाजन हुआ है और जिस ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ है, कहानियां लेकर आए हैं, क्योंकि एक ही तरफ की जनता सिर्फ आई, सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन आया बंगाल में, तो और वो कहानियां लेकर आए और बहुत ही दर्दनाक कहानियां लेकर आए विभाजन का। मुझे लगता है कि पंजाब से ज्यादा खतरनाक विभाजन का दंगा रहा है वहां का। तो ये सब कुछ के बावजूद ये जिसको हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद और उपराष्ट्रवाद का जो ये फेर है, इसमें बंगाल राष्ट्रवाद की तरफ टिल्ट क्यों नहीं हो पाया? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके कई स्तरों पर उत्तर दिए जा सकते हैं। मैं थोड़ा राष्ट्रवाद की बात आपने की, जो सांस्कृतिक आख्यान है, नैरेटिव है, कल्चरल नैरेटिव या राष्ट्रवाद जो हम लोग पूरे देश में कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, वो विभाजन के बाद जो विभाजन की विभीषिका थी, जो त्रासदी थी, उसके बाद क्यों नहीं वो हिंदू महासभा या जनसंघ की तरफ मुड़ा? उसके पीछे कई सारे कारण हैं। थोड़ा और पीछे ले जाते हैं आपको, जब विवेकानंद के एक भाई थे भूपेंद्र नाथ जी, भूपेंद्र नाथ जो थे वो साम्यवादी थे और उन्होंने भारत में साम्यवाद के विस्तार का एक रोड मैप तैयार किया था। और जब क्रांति हुई रूस में तो उन्होंने इसे व्लादिमीर लेनिन को भेजा भी था। और वो जब एक पत्रिका युगांतर के संपादक थे, शायद 1906-7 में ये छपा करती थी। बाद में वो अनुशीलन समिति का मुखपत्र बना। अनुशीलन समिति एक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन था जी, राष्ट्रवादी भी था। अब यहां से देखिए, अब वो जो अनुशीलन समिति है, एक तार में आपको जोड़ रहा हूं गोलवलकर से भी पहले हेडगेवार साहब जो थे, कि बलीराम हेडगेवार साहब जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, दर्शक जानते हैं जी। उनको जब वो 21 वर्ष की उम्र में मेडिकल पढ़ने के लिए कलकत्ता गए तो उनसे ये भी कहा गया कि आप अनुशीलन समिति से संपर्क बढ़ाएं। और क्रिस्टोफ जेफरले ने लिखा भी है कि वो उसके अंदरूनी उस तक पहुंच गए थे ताकि वो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ सकें, और ये उनके काम भी आया। तो एक तरफ वो साम्यवादी विचार है, साथ में राष्ट्रवाद है। लेकिन बाद के वर्षों में आप देखेंगे जब वहां पर 30 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो किसान है प्रभाग है, जो प्रकल्प है, उसने अपना वहां पर फैलाना शुरू किया। जो 1943 में एक अकाल आता है, बीच की बात भी हम करेंगे, 1943 में एक अकाल आता है जो मानव जनित अकाल था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे अनाज युद्ध के लिए खरीद लिया और वहां पर लोगों के लिए भूखमरी का हालत हो गया, तो 10 लाख लोग मारे गए थे। उस दौरान जो इसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो वहां बंगाल चैप्टर था, उसने काफी फैलाव किया। दूसरी बात, जो राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं, वहां पर राष्ट्रवाद इस कदर था कि जो बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने विधान चंद्र राय, वो भी जनगण मन की जगह वंदे मातरम को अपनाना चाहते थे राष्ट्रगीत के तौर पर। ये एक लेवल है। दूसरा कि कुछ लोग बंगाली ऐसे भी थे जो चाहते थे कि बंगाल का एक नेशन स्टेट बने, राष्ट्र राज्य बने। और अब जब विभाजन होता है 1947 में, तो बहुत सारे लोग आए। देखिए राष्ट्रवाद, अब आपका प्रश्न है ना कि राष्ट्रवाद वहां पर क्यों नहीं जन्मा, जबकि सारी पूरा खेत तैयार था। लोग हिंदू आए थे, हाँ। लेकिन जो हिंदू आए थे, देखिए बंगाल के बारे में लोगों के मन में एक बड़ी विचित्र सी बात है, जो लोग कहते कि वहां जातिवाद नहीं है। मैं कैसे है मैं बताता हूं। जब आए
तो जो सवर्ण बंगाली आए थे वो आए थे बारिसाल से, ढाका से, विक्रमगंज से, ठीक है। और जो कैवर्त आए, राजवंशी आए, नामशूद्र आए, और भी कई जातियां थी जिसमें एक चकमा भी है, वो लोग जब आए तो वो आए थे विभिन्न इलाकों से और उनमें आपस में कोई संपर्क नहीं था। इसलिए अगर वो एक विस्तारित वोट बैंक या समर्थकों की तलाश उन शरणार्थियों में उस समय का जनसंघ कर रहा था, या जनसंघ तो 52 में बना है तो ठीक है, जब जनसंघ को भी मान लें, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा था, तो उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसी जमाने में बहुत बड़े, एक तो दंगे की त्रासदी के बाद मकान नहीं था लोगों के पास, रोटी, कपड़ा और ये मकान, ये तीन ऐसी बुनियादी चीजें थी जिनकी तरफ ध्यान लोगों का ज्यादा था, राष्ट्रवाद की तरफ कम गया। उसी दौरान 1955 में और बाद में 66 में वामपंथी पार्टियों ने, जो वाम मोर्चे के उस समय के जो पार्टियां थी, उन लोगों ने क्या किया, फूड मूवमेंट्स शुरू किए, अनाज बांटने शुरू किए और अनाजों के लिए आंदोलन शुरू किया, जो बड़े पैमाने पर शहरी इलाकों में और बाद में ग्रामीण इलाकों में भी फैला। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जब प्रफुल्ल सेन बाद में 60 के दशक में मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, तो उस दौरान अनाज क्या किया सरकार ने, उन्होंने जो अनाज खरीदने वाला जो कार्यक्रम था उसमें से कंट्रोल हटा दिया। तो जमाखोरों ने बहुत बड़ी मात्रा में अनाज की जमाखोरी कर ली। एक बार फिर 1943 जैसा एक अकाल जैसी परिस्थिति बंगाल में पैदा हो गई। तो उससे हुआ ये कि जो वामपंथी पार्टियां थी उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू किया। और जो कहते हैं ना कि बयान कई बार जले में नमक छिड़कते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का जमाना है तो बयान और ज्यादा तेजी से विस्तारित होते हैं, लेकिन पहले जो मौखिक रूप से बयान फैलते थे वो भी कम खतरनाक नहीं थे। बहुत खतरनाक था, चाइनीज विस्पर्स की तरह वो चलता जी। था। तो प्रफुल्ल सेन ने चाहे जिस भी मंशा से कही हो, लेकिन उन्होंने कहा कि कच्चा केला खाइए अगर भात नहीं मिल रहा है तो, कच्चे केले में बड़े गुण होते हैं। अब कच्चा केला जो है ना, वो बंगाल और असम और झारखंड और बिहार के पानी वाले इलाकों में, मतलब जी घर के पीछे बाड़ी में पैदा होने वाला उत्पाद है। भात इतना इंपॉर्टेंट है। रोटी को देखिए, फूड हैबिट्स जो है ना वो तो बाद में बदली है। मेरे ख्याल से 1967 में अकाल आया भारत में, उसके बाद जब हमने गेहूं मंगवाया अमेरिका से, कनाडा से, तो उसके बाद ये हमने फूड हैबिट बदली। जी, मैं ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं कि कम्युनिस्टों का मूवमेंट जो शुरू हुआ और खास तौर पे उन्होंने किसानों के लिए और फिर बाद में विस्थापित लोगों के लिए जो घर और एक टुकड़ा जमीन और एक टुकड़े रोटी की जो बात शुरू हुई, और उनको कि भाई हम उसकी लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, उसके वजह से मैं मानता हूं। इसमें आप कितना मानते हैं कि बंगाल का जो एक बात है कि अर्ली रेनेसा, कि पूरे देश से पहले पुनर्जागरण वहां पे हुआ, ठीक है, यूरोपियन पहले आए और भद्रलोक जेंटलमैन, भारतीय जेंटलमैन जिसको कहा जाएगा, ब्राउन जेंटलमैन भद्रलोक जो है वो वहां पे, बाकी देश तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत के अलावा बंगाल में सबसे पहले पूरा ये वर्ग खड़ा होता है। और एक पूरा थ्योरी था कि यही पार बांग्ला वही पार बांग्ला, कि हम दोनों तो एक ही हैं। तो ये रोटी और जमीन के टुकड़े के अलावा क्या ये कोई एक अर्ली रेनेसा या उसका इफेक्ट भी था कि हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं, हम लोग एक यूरोपियन थ्योरी की तरफ तो बहुत गंभीरता से देख सकते हैं और हम राष्ट्रवाद को भी वैसे ही देखते हैं जैसे यूरोप ने प्रचारित किया है पूरे दुनिया में। तो क्या ये एक इंटेलेक्चुअल ये भी था? क्योंकि बाद में मैं इंटेलेक्चुअल्स पे सवाल पूछूंगा, बुद्धिजीवी, जब बंगाल के हिंसा और बुद्धिजीवियों का रोल और वो सब पर आऊंगा तो पूछूंगा, तो क्या ये वो जस्टिफिकेशन भी था इसमें? हाँ बिल्कुल था, क्योंकि देखिए जो जनसंघ ने जो राष्ट्रवाद की परिभाषा दी या जो पेश कर रहा था, उसमें भाषा को लेकर जनसंघ कम से कम बंगाल में दुविधा में था, क्योंकि भाषाई पहचान ऐसी है बंगाल की। मैं जब बंगाल कह रहा हूं तो सिर्फ पश्चिमी बंगाल नहीं कह रहा, हाँ भाई, यही पार बांग्ला वही पार बांग्ला, दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो भाषा का स्तर तो ऐसा रहा ना कि 1971 में जो लड़ाई हुई तो पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, भाषा का प्रश्न। जी जी बिल्कुल। और भाषाई आंदोलन में मतलब भाषा के नाम पर सबसे पहले मरने वाला कोई व्यक्ति था तो वो सिलचर में था। जी। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जो उपराष्ट्रवाद या जो राष्ट्रवाद का उपाख्यान है, जो सब नैरेटिव है, वो यही है
कि भाषा इनको अपनी जो अस्मिता, जिसके बारे में बंगाली अस्मिता की बात करके आज भी ममता बनर्जी लोगों को अपनी तरफ खींच ले जा रही हैं, उसका जवाब देने के लिए जनसंघ के पास उस समय कोई मजबूत तर्क नहीं था, पहला। दूसरी बात कि आप देखिए 1952 का जब लोकसभा चुनाव होता है, उस समय पूरे देश में जो सीटें आती हैं 3 जनसंघ को, उसमें से 2 बंगाल से हैं और हिंदू महासभा से आए हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, और तो संगठन जमीन पे उतना मजबूत नहीं था। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दम पे लड़ रहे थे। एक और नेता बहुत महत्वपूर्ण थे, निर्मल चंद चटर्जी, वो सोमनाथ चटर्जी के पिताजी, जो माकपा, वो तो मतलब संघी थे, हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए थे। तो पैरेलली चल जरूर रहा था, लेकिन भाषा का प्रश्न, और जो आप एक बार और देख लें कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनको कांग्रेस में अध्यक्षी जो नहीं मिल पाई, या मिली तो उनको छोड़नी पड़ी पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ, तो उससे भी जो भद्रलोक था बड़ा आहत हुआ था। और भद्रलोक उस जमाने में तो कम से कम यही था कि जो भद्रलोक, हालांकि आज भी यही है कि जो भद्रलोक या पढ़ा लिखा तबका समझाता है, नीचे लोग उस बात को आसानी से समझ जाते हैं कि भाई इन्होंने तो पढ़ा लिखा है, इन्होंने कुछ सोच के बताया होगा। तो ये रहा है, बेशक ये रहा। तो बंगाल का अपना पूर्वाग्रह क्या है? जैसे आप देखिए, मैं स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि मैं भी बंगाल में अच्छा खासा समय गुजारा हूं, 4 साल रहा हूं, और परिवार में भी बंगाल के लोग आए हुए हैं, तो बंगाल का एक पूर्वाग्रह मुझे दिखता है कि जैसे उनको लगता है कि वो हिंदी से हारे हैं। उनको लगता है कि जन गण मन उन्होंने दिया, लेकिन मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस को वो इज्जत नहीं मिल पाई जो उनको मिलना चाहिए था। हम दिल्ली से हारे हैं, हम हिंदी से हारे हैं। 1911 में हमारा कैपिटल वहां चला गया, उसके बाद सब कुछ हमसे छीन लिया गया, लगभग सारे अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चले गए और वो दिल्ली सेंट्रिक होता चला गया। और वो इतिहास भी देखते हैं तो बहुत दिल्ली सेंट्रिक इतिहास को देखते हैं। वो एक पूरा दौर था 1950, 1940, 1950, 1960 में, जब बंगाली सिनेमा, बंगाली लिटरेचर हमारे सिनेमा पे डोमिनेट कर रहा था। उनको लगता है कि जैसे जैसे हम आधुनिक हुए, या जैसे जैसे इस देश का परिभाषा गढ़ा जाने लगा, वो हिंदी में गढ़ा जाने लगा, तो सिनेमा हमारे हाथ से निकला। तो उनको ये हमेशा ये लगता है कि हम दिल्ली से हारे हैं। ये मेरा पूर्वाग्रह हो सकता है उनको लेकर कि वो बातचीत में कई बार ऐसे होता है कि जैसे किशोर कुमार बहुत बड़े ये हो जाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं किशोर कुमार, गाए हुए हैं, और उन पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनको पसंद करने के लिए उसमें उनके गायकी के अलावा भी कोई एक चीज है जो ऐड होता है। मन्ना डे में गायकी के अलावा भी एक चीज है जो ऐड हो रहा है ना। सत्यजीत रे में गायकी के अलावा एक चीज है जो ऐड हो रहा है। ये छोटे छोटे एक आइकन पकड़ के गांगुली तक उस आइकन को पकड़ के वो लगातार अपने आप को इस देश में ये प्रूव करने की कोशिश करते रह रहे हैं कि हम हमेशा अच्छा देते हैं, तुम कदर नहीं करते हो। और गांगुली के विदाई के समय जो जैसा हुआ, उससे वो बात फिर से एक बार उभर के सामने आया कि तुम्हें कदर करने नहीं आया, हम तो देश को अच्छा देते रहे हैं। मैं उन दिनों में वहां पे था, और मैं भी एक ऐसे उम्र में था जब क्रिकेट पे खूब बातें करता था और खूब बहस करता था, तो मैं भी समझ रहा हूं। तो बंगाल का पूर्वाग्रह क्या है? क्या भाषा उनका अंतिम हथियार बन गया है? आप बात कर रहे हैं जब से भाषा की, तब से लेके चलिए, और आज की जब बात की है तो आज भी भाजपा स्ट्रगल कर रही है कि इस भाषा का एक लीडर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, तो बेहतर होगी चीजें। तो क्या वो आखिरी हथियार है भाषा, जिसको बंगाल अपने पहचान, अपने वजूद, अपने तमाम चीजों को लेकर वो लड़ रहा है, और बाकी जो भी उसके आउटकम्स है वो भाषा के आउटकम्स है कि ममता बनर्जी का बांग्ला है, मोदी के पास बांग्ला नहीं है। तो नहीं है ऐसा। देखिए, ये एक देखने का एक कोण हो सकता है, लेकिन मैं पहले ही बोल दिया हूं कि ये मेरा पूर्वाग्रह है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, लेकिन चूंकि आपने बंगाल इतना देखा है, इसलिए ये मेरा सवाल है। भाषा, संस्कृति, खान पान, उसका गर्व तो है, और मुझे लगता है कि देश के जितने भी इलाके हैं जो भाषाई तौर पर थोड़ा हिंदी पट्टी से अलग हैं या हिंदी पट्टी से घुल मिल गए हैं, लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान है, तो उनको भी ये गर्व बनाए रखना चाहिए। यही तो विविधता है जो भारतवर्ष की पहचान है।
बंगाल, जैसा आपने खुद ही कहा है और सब लोग जानते हैं कि जब एजुकेशन अंग्रेजी में आया तो सबसे पहले जो शिक्षित होने वाला तबका था वो बंगाली भद्रलोक का था और वो जरूरी तौर पे सवर्ण तबका था। तो एक अस्मिता का प्रश्न तो था ही। फिर आप जैसे जैसे कहेंगे कि देखिए, यही बात तो स्टालिन भी उठा रहे हैं आज ना, कि आप हिंदी पट्टी में जहां जनसंख्या ज्यादा है आप वहां पे सीटें बढ़ाने वाले हैं, या जो भी उनका पॉलिटिकल स्टैंड या स्टेक रहा हो। लेकिन एक भय तो है। दूसरी बात कि जब उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हैं और जवाहरलाल नेहरू को लेकर के एक, जैसा आपने कहा ना कि उनके मन में था कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर तरजीह दी गई जवाहरलाल नेहरू को। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सरदार पटेल पर तरजीह दी गई। हालांकि ये बात तो प्रणब मुखर्जी भी बोल गए हैं कि हिंदी बोलने आता तो शायद प्रधानमंत्री रहता मैं। हाँ बिल्कुल कहा। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तब भी वो बड़े दावेदार थे जी। और प्रणब मुखर्जी, मुझे लगता है, निजी तौर पर लगता है, मैं उनका निजी प्रशंसक हूँ, निजी तौर पर वो अच्छे प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री होते, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें कोई बात नहीं करूं। लेकिन जब एक इनफॉर्मल बातचीत में उन्होंने एक बार कह दिया था कि अगर अखबारों में छपी हुई थी कि अगर मुझे हिंदी बोलने आता तो मैं प्रधानमंत्री होता। जी कहा उन्होंने। तो बंगाल में भाषा, देखिए, साहित्य में नोबेल टैगोर लाते हैं, जगदीश चंद्र बसु बंगाल के हैं। अब वहां से नाम हम कितना गिनाएं, महाश्वेता देवी से लेकर के और तमाम जितने भी आप देख लें, जो अगर कह रहे हैं, अगर हम थोड़ा नेगेटिव साइड में आए, नक्सलवाड़ी आंदोलन बंगाल की देन है। मतलब फिर वहां से आप जहां जहां फैलाते जाएं, चारू मजुमदार और उनका वो ऐतिहासिक 8 दस्तावेज जी। तो वो जब आपको लगता है कि वो आंदोलन की धरती है और उसको ये लगता है कि ड्यू नहीं मिल पाया, लेकिन इसके पीछे हिंदी पट्टी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिम्मेदार नहीं है, राजनीति तो जिम्मेदार है ना। अब एक बात थोड़ी देर के लिए देखिए कि जब रेल मंत्री बहुत सारे बिहार से हुए हैं, तब भी बिहार की यह शिकायत थी कि ट्रेनें नहीं है। तो ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही हैं और बहुत सारे लोग वहां रहे हैं बंगाल से, बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं मंत्री। तो फिर भी बंगाल को ऐसा लगा कि हमें हमारा ड्यू नहीं मिल पाया। क्यों? कि समय के साथ एक तो बहुत सारे लोग प्रवासियों के तौर पे मजदूरी कर रहे हैं, बंगाल पहुंचे रोजगार के लिए। वहां का स्थानीय युवा अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से रोजगार नहीं हासिल कर सका। उस जमाने में जब उद्योग थे, धीरे धीरे उद्योगों का क्षरण होता गया। देखिए, जूट मिलें बंद हुई या सूती मिलें बंद हुई, या और जो उद्योग धंधे बंद हुए यूनियन की वजह से, या तमाम जो भी आप कह लें। फिर जो नव उदारवाद आया, जो आप 1991 में कहते हैं, उसका फायदा गुजरात को मिला, महाराष्ट्र को मिला, पंजाब, कर्नाटक को मिला, तमिलनाडु को, बंगाल को नहीं मिला, पूरब को ही नहीं मिला, पूरे पूरब को नहीं मिल पाया। बाकी मतलब उड़ीसा को नहीं मिल पाया, बिहार को नहीं मिला, बंगाल को नहीं मिल पाया। बंगाल को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि बंगाल के पास वो बौद्धिक पूंजी थी जिसको बुनाया जा सकता था। बिल्कुल, जिस कलकत्ते को एक बड़े हब के रूप में उभारा जा सकता था। जिस तरह से बगल में झारखंड है और संसाधनों से भरा हुआ, तो कोयला या बाकी खनिज वनिज कर लेकर के उनको बंगाल में इस उद्योगों को बड़ा बनाया जा सकता था। आसनसोल का जो बेल्ट है जी। तो ये जो आपने कई बार भद्रलोक की बात की और बौद्धिक लोगों की बात की, आपने कहा कि एक पूरा तबका खड़ा हुआ और वो गाइड करता, और जिसको हम लोग बंगाल में अगर कोलकाता में चले जाए तो बाकीपुर कबाल, या हम लोग उसको प्रेसिडेंसी कबाल कहना शुरू कर देते हैं कि वो गाइड करता है। हाँ। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि इस कबाल को, इस बौद्धिक तबके को, इस भद्रलोक को, ये तो एजुकेटेड लोग थे, इनको हिंसा नहीं दिखा, और हिंसा वहां के लाइफस्टाइल में आ गया, पॉलिटिकल हिंसा। मतलब मैं चाहूंगा कि इस पर कमेंट करने से पहले, मैं नहीं जानता हूं कि इसको मीडिया ने क्यों उस समय दबाया। उस समय तो कोई गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इधर की मीडिया, उधर की मीडिया की बात नहीं थी। मतलब जिसपे आप सीधे एक आदमी पे इल्जाम लगा दे, या एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन पे इल्जाम लगा दे कि बोलने, कई यूट्यूबर्स हैं, लोग रोज बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहा है, और रोज बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहा है। ठीक है। रोज बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और दिन में 3 बार। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस हिंसा को लाइफ स्टाइल में आने देने में, अब जैसे मैं आपने अपनी किताब में बहुत डिटेल में वर्णन भी किया है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे।
मरी झापी। हाँ, मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मरी झापी, हाँ। मतलब उसको तो वैसे ही याद करना चाहिए जैसे जालियांवाला बाग में अगर हुआ हो, उससे ज्यादा उससे मतलब ज्यादा, है ना, संख्या के हिसाब से संख्या के हिसाब से तो उससे बड़ा है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कौन थे लोग, कि जो कौन से ऐसे भद्र लोग थे, कौन से ऐसे बौद्धिक लोग थे, कौन से ऐसे लोग थे जिनको ये जायज लग रहा था कि अगर ये कोई सरकार कर रही है तो ये जायज है, होने दो, बस से पूरे देश को ना मालूम चल जाए। आपने भी अपने किताब में लिखा है और मैं भी जानता हूं, जिन दिनों में ममता बनर्जी का राइज हो रहा था, 94 95 की मैं बात कर रहा हूं, जब इस प्लेनेट में ड्रम के ऊपर खड़े होकर वो भाषण दिया करती थी, वो सब मैं दृश्य मुझे याद है। तो होर्डिंग्स लगा करता था कि बड़ी झापी के जो 2 बार, हाँ 2 बार ऐसा हुआ है 2 बार। कि उनके जो विक्टिम्स है उनके लिए न्याय की बात की जाएगी। मुझे लगता है कि इतने सालों बाद पूरा बंगाल का एक जनरेशन है जिसको मरी झापी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होगा। पूरे देश की तो बात ही छोड़िए। अगर आपकी इजाजत हो तो सुना भी। बिल्कुल मरी झापी आप सुनाइए, अगर नहीं सुनाएंगे तो यह नाइंसाफी हो जाएगा हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, हालांकि हमारे प्रशांत जी तो खैर बहुत ही गहराई से उन्होंने इसका अध्ययन किया क्योंकि बंगाल में रहे। जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे बांग्लादेश की तरफ से, मतलब आज जो बांग्लादेश है उसमें पूर्वी पाकिस्तान था, बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में आए और बंगाल में आए। और उनमें से एक जाति थी नामशूद्र जो दलित है। उनमें से बहुत सारे लोगों को, जिस तरह की उस समय की नीति थी, हमारी सरकारी नीति थी, देश के अलग अलग हिस्सों में बसाया गया। उनको बंगाली कॉलोनी कह के कई हिंदी पट्टी में भी बसाया तो गया। ये नामशूद्रों की करीब मुझे लगता है 10,000 परिवार होंगे या 15,000 परिवार होंगे। देखिए एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, लेकिन किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। मोटे तौर पे मान लीजिए 15,000 परिवार या लगभग 80-90 हजार लोग, उनको दंडकारण्य, जो कि आज के छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां पर बसा दिया गया, रह गए। तो 1977 में जो वाम मोर्चे की सरकार बनी, ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने, तो राम चटर्जी एक उनके मंत्री थे जी। वो गए छत्तीसगढ़ और वहां पर जाकर के उन नामशूद्रों की बस्ती में उन्होंने कहा कि अपनी सरकार बन गई है, आप वापस चलिए। वो वापस आ गए क्योंकि जाहिर है भाषा का जो जुड़ाव है वो छत्तीसगढ़ में उनको नहीं मिल रहा। जी। तो भले ही वो वहां पर उन्होंने क्या किया, अपने घर परिवार, मकान, दुकान, खेत जो भी बनाया था पिछले 2-2.5 दशकों में, छोड़ के बेच करके वापस आए बंगाल। और सरकार ने उनको बसाने के लिए एक ऐसे सुंदरबन के बहुत सारे द्वीप थे उस समय जो निर्जन थे, उनमें से कई द्वीपों पे भेजा। उनमें से एक मरीच झापी भी था। मरीच झापी में मैंग्रोव वनस्पतियां नहीं थी, ऐसे मतलब घास फूस टाइप का मामला था। वहां पे जाकर के करीब देखिए, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि 10,000 परिवार गए, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 4,000 परिवार गए। 4,000 परिवार को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20,000 लोग हुए। 10,000 परिवार यानी 50,000 लोग गए मोटे तौर पर। वो जाकर के वहां बस गए, खेती शुरू की, घर बनाया, जो भी जैसे भी अवस्था है। उस जमाने में जो वाम मोर्चे की सरकार थी, उनमें से उनकी पार्टी, उनकी एक शरणार्थियों की का एक प्रकल्प था। जैसे बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं जी, तो उनका एक प्रकल्प था, मुझे नाम पूरी तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एसोसिएशन नहीं, आपने किताब में मेंशन किया है। दर्शकों को इतना मेहनत तो करना पड़ेगा कि इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि हमारा जो शरणार्थी प्रकल्प है उससे आप जुड़ें, लेकिन उनका एक अपना ही अलग उन्नयन करके समिति करके था। और उन्होंने, उनके भी एक लीडर थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपके राजनीतिक विचारधारा से क्यों जुड़ें, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन हम आपकी पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन पर जो है जंगल वन अधिकार कानून, उस समय तो नहीं था, तो जो जंगलों में अवैध अतिक्रमण वाला कानून था वो लगाया और कहा कि आप वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, मैंग्रोव वनस्पतियों को नष्ट कर रहे हैं। और समय के साथ कुछ महीनों के दौरान उन्होंने वहां पर पानी सप्लाई सब बंद कर दिए। और 26 जनवरी का दिन था, मुझे ख्याल है 1979, 26 जनवरी का दिन, 26 जनवरी का दिन था जब झंडा फहराया जा रहा था। उस दिन जो है वहां पर गए और करीब पुलिस बल और बंगाल के एक नेता थे भाजपा के, उसमें भाजपा नहीं थी, जनसंघ के नेता, वो भी जा रहे थे कि बचाने के लिए, कि गोलीबारी का आदेश हो गया था।
मैं बचाने के लिए जब कह रहे हैं ठाकुर जी, तो इसको समझ लीजिए ये बहुत ही सिनेमाई रहा होगा कि नाव पर बैठ के आप जा रहे हैं एक द्वीप में लोगों को बचाने के लिए, और उस द्वीप के लोगों को अंधकार में रख दिया गया है, पानी का सप्लाई बंद है। मतलब आप सोचिए कि वो सब कुछ, और दिन 26 जनवरी है। मतलब इसका अगर स्क्रिप्ट ही लिख दिया जाए तो ये कितनी बड़ी बात के तौर पे दिखेगी। जी, इस पर बहुत लंबा लेख दिलीप मंडल ने लिखा भी है। जी जी। तो उनको बीच रास्ते में हिरासत में ले लिया गया और जाकर के पुलिस फायरिंग हुई, और ऐसे रिपोर्ट्स हैं इसका जिक्र जो है दीप हालदार ने अपनी किताब में भी किया है कि वहां पर 10,000 लोग मारे गए मोटे तौर पर एक दिन में। कुछ उसमें महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे और निहत्थे लोग थे। उस मरीच झापी नरसंहार का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जो बुद्धिजीवियों की जो बात आप कर रहे हैं ना बंगाल में, उन बुद्धिजीवियों की जो खामोशी थी वो खलती है कई बार। कुछ लोगों ने कहा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहा ही नहीं किसी ने, ऐसा नहीं है, नहीं कहा, मतलब अखबारों में आया कैसे? 26 जनवरी को 10,000 लोग मारे जा रहे हो, घेर के मारे जा रहे हो, निहत्थे लोग हो, तो और कुछ लोग ही रिएक्ट किए। मैं यही से बता कि क्या वहां के भद्र लोग ने आंख बंद करके बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा को पनपने दिया? क्या वो नक्सलबाड़ी आंदोलन में जो खुद उनका जो सहयोग हो गया था और पूरा का पूरे यूनिवर्सिटी का पूरा एक युवा वर्ग उसमें समय चला गया था, क्या वो उसका जस्टिफिकेशन लेके आज तक घूम रहे हैं? देखिए, एक यूरोपियन राजनीति शास्त्री हैं, नाम अगेन मुझे याद नहीं आ रहा, मैं नाम और तारीखें याद करने में बड़ा नहीं देखिए, नाम तारीख अगर हम लोग नहीं बात कर पा रहे हैं, हम बदकही वाले लोग हैं, इतिहास के क्लास में नहीं बैठे हैं, ये किताब है आपके लिए। नाम, तारीख, परसेंटेज, लोग, जगह, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। एंड ये मतलब आखिरी के 50 पन्नों में आप भाजपा, बंगाल में भाजपा दिखेगा, लेकिन पहले के जो पन्ने हैं उसमें बंगाल दिखेगा आपको पढ़ना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण किताब है और आपके शेल्फ पे रहना चाहिए इस किताब को। जी, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे यूरोपियन एक राजनीति शास्त्री है, उन्होंने लिखा कि जो पीपल्स डेमोक्रेसी जिस तरह पूर्वी यूरोप में था ना कि जीतेंगे ही जीतेंगे, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हो गया है। अब मेरी टिप्पणी ये है उस पर कि जो वहां पर खत्म भी हुआ ना पश्चिम बंगाल में पीपल्स डेमोक्रेसी, या जो कम्युनिस्ट पार्टियों का राज खत्म हुआ, चुन के आते थे, वो खत्म भी पूर्वी यूरोपीय शैली में हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मरी झापी को अगर एक लीडर मिल जाता तो ममता बनर्जी और ज्योति बसु के बीच में एक और बड़ा नाम होता बेशक। जैसे सिंगूर मिल गया उन्हें, जैसे विभाजन के बाद आए हुए बांग्लादेशी मिले कम्युनिस्ट पार्टी को, ठीक है, वैसे ही एक और बड़ा कोई नाम जरूर रहता। एक चीज और अगर होती तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच होता कि जनसंघ का कोई बड़ा नेता वहां पर होता, या बंगाल की पॉलिटिक्स में कुछ और एक नया तीसरा कोण जो है ना होता। पहले जो आम चुनाव थे उसमें बहुत सारा वोट निर्दलियों को चला गया, बहुत सारा वोट, जब विधान चंद्र पहला जब तो वो जो निर्दलियों को जो वोट गया था वो अगर शिफ्ट होकर के जनसंघ को मिलता उस जमाने के, या हिंदू महासभा को मिलता, तो तस्वीर कुछ अलग भी हो सकती थी। हाँ, लेकिन अभी तक के बातचीत में हम लोग लगातार ये मान रहे हैं कि भद्र लोग या बंगाली प्राइड या भाषा को लेकर जो उनका एक पूर्वाग्रह है, ये सब कुछ को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, हम भाजपा की बात नहीं की अभी तक, क्योंकि भाजपा अभी दृश्य में आई नहीं। भाजपा तो 1980 में दृश्य में हाँ, नहीं तो हम लाते हैं उसको हम लाते हैं इस तरह से कि आप कह रहे हैं कि जनसंघ का कोई नेता हो जाता फला, ये कभी होने भी तो नहीं दिया गया। मतलब आप अगर देखें कि भाजपा के आने के बाद ही हम बात करें, और खासकर तब से बात करें जब भाजपा केंद्र सरकार में आ गई, वाजपेयी जी के समय से ही हम बात करें, कहां तपन सिकदर को खड़ा होने दिया गया, कोलकाता का नेता तक नहीं बनने दिया गया उनको। ममता बनर्जी से इतना मोह हो गया था उन्हें, और उनको बनने नहीं दिया गया। संयोजक समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, कई बार ममता बनर्जी को के साथ उन्होंने पूरे एनडीए को उन्होंने जिस तरह से कि भाई खड़ा होना है, मतलब वो जानते थे अच्छी तरह, भाजपा के नेता भी जानते थे और ममता बनर्जी भी जानती थी, क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी फुल टाइम रोमांस में भाजपा के साथ नहीं आई। वो फ्लर्ट ही करती रही, क्योंकि वो जानती थी कि उनका अल्टीमेट वोट बैंक कौन सा लेना है उनको,
और कहां से उनको लेकिन जब तक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचना है, तमाम चीजें हैं, मुझे मंत्री बनना होगा क्योंकि हम पे 5 ट्रेन देकर हम कुछ दिखा सकते। मेरा ये कहना है, अपने होम ग्रोन नेता को भाजपा ने कभी किसी होम ग्रोन नेता पे इन्वेस्ट ही नहीं किया बंगाल में। नहीं, होम ग्रोन नेता पे करते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं कर पाए। जो आप थोड़ा सा संकेत आपने दिया जरूर है। जब मुखर्जी का, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया, उसका एक निर्वात हुआ जनसंघ के लिए पूरे देश भर में। आप बंगाल को छोड़ दीजिए, पूरे देश में एक स्थिति पैदा हुई कि भाई अब कैसे लड़ेंगे, कहाँ खड़े होंगे और कौन आगे बढ़ेगा। फिर बलराज मधोक हैं, वाजपेयी हैं, उनके बीच का संघर्ष है, जीत नहीं है पा रहे हैं, हार। तो फिर बंगाल तो उनके लिए हाशिए पर चला गया, क्योंकि वहां पर तब तक वामपंथ बहुत मजबूत हो चुका था। और मजबूत इस कदर हुआ था, देखिए मैं भाजपा पे आऊंगा कि क्यों ध्यान नहीं दे पाए। वहां पे उस समय कुछ नेता थे जो बिल्कुल प्रचारक किस्म के थे, अगर प्रचारक नहीं भी थे तो भी बहुत समर्पण के साथ। जी हाँ, विष्णुकांत शास्त्री, मैं अभी यही कहने के लिए बीच में टोका था कि जब मैं वहां ग्रेजुएशन में था तो उस समय यूनिवर्सिटी में विष्णुकांत शास्त्री होते थे, और विष्णुकांत शास्त्री नहीं है अब, वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं जी। उनको याद करते हुए मैं बस सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ विष्णुकांत शास्त्री जी के बाद, कि ये मेरे आंखों देखा है कि जितने तमाम वामपंथी नेता हों, यूनिवर्सिटी के जितने तमाम वामपंथी प्रोफेसर्स हों, लेक्चरर्स हो, अगर विष्णुकांत शास्त्री खड़े हैं तो ये सब उनका पैर छू के जाते थे। मतलब छोड़ दीजिए एबीवीपी वाले लोग क्या करते रहे होंगे, लेकिन मैं तमाम प्रिंसिपल्स, तमाम एचओडीज की बात कर रहा हूं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि विष्णुकांत शास्त्री अगर कहीं खड़े हैं तो वो कम्युनिस्ट हो, माले हो, कांग्रेसी हो, वो किसी भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का हो, विष्णुकांत शास्त्री के पांव छूकर ही वो आगे निकलता था। इतना इज्जत था उनका। लेकिन भाजपा नहीं कर पाई इज्जत, उनको सिर्फ राज्यपाल बनाने भरी विष्णुकांत शास्त्री का इस्तेमाल हुआ। देखिए अब मैं और उस समय जोड़ी बन सकता था तपन सिकदर और विष्णुकांत शास्त्री, बन सकती थी। देखिए संगठन नहीं था मजबूत। मैं आपको बताऊं, बंगाल में भाजपा का या जनसंघ का उस समय, और आरएसएस को कई झटके लगे थे। आरएसएस को एक बार पहला प्रतिबंध 47 में झेलना पड़ा, फिर आपातकाल जब आया उस समय बहुत गहराई से उनको चोट पहुंची थी। और जब 77 तब तक जो है वहां पर वामपंथ हावी हो गया। वामपंथ ने क्या किया, ऑपरेशन बरगा शुरू किया, जमीनें बांट। देखिए थोड़ा और पीछे ले जाता हूं, तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में। मुझे बातें जिस तरह से याद आ रही है मैं वैसे बता। नहीं बिल्कुल, और आप जब बोल रहे हैं तो मैं भी चला जा रहा हूं वहीं पर। तो तेभागा आंदोलन में किसानों की मांग थी कि जो जमीन पर वो उपजाते हैं उसका 2/3 हिस्सा उनको चाहिए जी। उसमें साथ दिया वाम मोर्चे की जो विभिन्न पार्टियां हैं, उन लोगों ने उनका साथ दिया, तो जाहिर है किसानों का समर्थन मिलेगा। और उस समय इंडस्ट्री कम ही थी, देश भर में कम थी तो बंगाल में भी कम थी, तो किसान जमीन पर गांव में उनका आधार मजबूत हुआ। फिर ऑपरेशन बरगा आया, जब उन्होंने बटाईदारों के नाम से भी रजिस्ट्रेशन शुरू किया। जैसे जमीन के मालिक का होता है, तो जो बटाईदार होते हैं, जो खेती बटाई पर लेके करते हैं, उनके नाम का भी रजिस्ट्रेशन शुरू किया। भूमि सुधार जो शुरू किए, ऑपरेशन बरगा कहते हैं, उससे बहुत मजबूत आधार जो है वामपंथ का शुरू हुआ। हम भाजपा पे आएंगे इसके बाद, उस जो आपने सवाल पूछा। तो वामपंथ ने एक काम और किया, जो पीडीएस सिस्टम था उसमें उसको पार्टी के हवाले कर दिया, सरकार के हवाले। हाँ, मतलब उनका डिलीवरी सिस्टम, रूरल डिलीवरी सिस्टम जो उनका था जी, कि ग्रामीण स्तर पर कुछ भी डिलीवर अगर होना है तो पार्टी के थ्रू होता था। जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग। ये पूरी तरह इंप्लीमेंट होता था पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने घर में अगर पति पत्नी का झगड़ा भी हो रहा है, देखिए भाई भाई का झगड़ा छोड़ दीजिए, वो तो सामाजिक किस्म का हो गया, खेत के मेड़ को लेकर के भी हो सकता है। पति पत्नी का झगड़ा है, उसको सुलझाने के लिए भी पार्टी कैडर जाता था। प्राथमिक विद्यालय, मतलब आपको सरकारी योजनाओं का लाभार्थी तभी बनाया जाएगा जब आप पार्टी कैडर से जुड़े होंगे, या पार्टी कैडर होंगे, या जुड़े होंगे, या सहानुभूति रखते होंगे किसी न किसी। ठाकुर जी, आपने ये बात कही है तो दर्शकों को और समझाने के लिए मैं चूंकि देखा हूं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपसे अनुमति मांग के बीच में कि आप मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था वहां, कॉलेज वॉलेज छोड़ दीजिए, आप सबको मालूम हो जाएगा, नहीं तो मैं अपने कॉलेज पे ये बात नहीं कहना चाहता हूँ ठीक है। तो जब
मैं जब कॉलेज में था और मैं बिहार से गया था वहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो मैं वहाँ का आपको एक कम्युनिस्ट का सिस्टम बताता हूँ, वामपंथ का सिस्टम बताता हूँ। हर क्लास में 5 लड़कों का ग्रुप बनता था, ठीक है, उसको क्लास ग्रुप कहते थे। तो मतलब अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो 4 क्लास ग्रुप बना, और हर क्लास ग्रुप का एक लीडर होता था, ठीक है। फिर उन लीडर्स का एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था, फिर ऐसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। तो आप अगर कॉलेज में पढ़ाई भी करने गए हैं तो पोलित ब्यूरो तक मालूम होता था कि आप कम्युनिस्ट है कि नहीं है। वही कह रहा हूँ कि तो आप जो ये कह रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये कि पति पत्नी की लड़ाई में भी वो शामिल होते थे। हाँ। कि वही आएंगे सुलझाने की, तुम लोग अब बातचीत करना शुरू कर दो या आप तुम लोग साथ ना रहो। ये बहुत, और इससे पूरा का पूरा समाज पॉलिटिसाइज हो गया। हाँ, और वो जो है ना कि जो पार्टी कैडर जो है वो गांव-गांव घर-घर में घुसा, पंचायतों में घुसा। इसलिए देखिए कि पंचायत पर बिल्कुल उनका कब्जा था। तो अब तृणमूल कांग्रेस जो है ना उसको लड़ने के लिए, तृणमूल कांग्रेस बाद में, मैं पहले ममता बनर्जी की तरफ आता हूँ। जो ममता बनर्जी, एक थोड़ा मैं आपको 2009 में लेके आता हूँ। हम लोग सभी लोग जो है, सारे मीडिया वाले जितने भी थे, वो ज्योति बसु आखिरी सांसें गिन रहे थे या शायद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो लोग शोक संदेश देने आ रहे थे। ममता बनर्जी आई, उससे पहले सिद्धार्थ शंकर आए थे कि उन्होंने बांग्ला में जो कहा वो ये मैं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ शंकर राय ने कहा कि मैंने ज्योति बसु से कहा है कि आई विल गो फर्स्ट, पहले मैं मरूंगा, आप नहीं मरेंगे। ये सिद्धार्थ शंकर रे आपातकाल की चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, सबको पता है कि आपातकाल लगाया जाए, ये इंदिरा गांधी को उन्होंने सलाह दिया था। वो सब छोड़ दीजिए, सिद्धार्थ शंकर रे की पॉलिटिकल लाइफ को छोड़ दीजिए, लेकिन उस पॉलिटिक्स में भी इतनी मर्यादा बची थी कि जो अपने अपोनेंट को देख के कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं मरेंगे, आई विल गो फर्स्ट। ममता बनर्जी आई और ज्योति बसु की मृत्यु हो चुकी है, वो कह रही हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि ज्योति बसु वाज जो भी उन्होंने कहा हो कि लास्ट चैप्टर ऑफ लेफ्ट पार्टीज इन लेफ्ट रूल इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने एक तरह से सही कहा था। उसके कुछ समय के बाद 2011 में तो तंबू खड़ ही गया। लेकिन ममता बनर्जी की उग्रता देखिए, हालांकि उस बात पे मिथुन ने भी कहा कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था ज्योति बसु, अभी सब लोग आ रहे थे और अपनी शोक संदेश बता रहे थे। ममता बनर्जी को थोड़ा और पीछे ले जाइए, 1975 18 अप्रैल, डेट याद है मुझे। जेपी जो है ना वो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल अपोनेंट थे। 1975 में तो खैर वो देश भर में घूम करके इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे थे, जिसके बाद आप जानते हैं कि जून में इमरजेंसी लगी। उनकी एम्बेसडर कार थी, उसके बोनेट पे चढ़ के अब नाच रही थी या कूद रही थी, कह रही थी। वो फोटो आज भी इंटरनेट पे वायरल होती है। जी जी। तो ममता बनर्जी को देख करके एक वहां पे टेलीग्राफ के रिपोर्टर थे वरिष्ठ, उन्होंने कहा, मुझसे कहा कि वो ना डिस्ट्रॉयर है, शी इज ए डिस्ट्रॉयर। अब डिस्ट्रॉयर जो है ना वो उनकी पॉलिटिक्स में दिखता है ममता बनर्जी की। तो उस स्पेस को, लेफ्ट पार्टीज के स्पेस को हटाने के लिए जाहिर है दिल्ली में बैठे भाजपा के नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या उस समय जो भी रणनीतिकार रहे हों, के सुदर्शन रहे हों, या संघ ने अगर अपने दखल दी हो, तो मुझे नहीं लगता, संघ तो एक सांस्कृतिक संगठन है, तो उन्होंने दखल दी हो या नहीं दी हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो भाजपा के आला नेता थे उस जमाने के, उन्होंने जरूर देखा होगा कि अगर वामपंथ को बंगाल से निकालना, क्योंकि वामपंथ को सीधे सीधे हराना बड़ा मुश्किल था भाजपा के लिए। ममता बनर्जी को हराया जा सकता है, आज हराया कल हराया, नहीं हराए, एक संघर्ष में आ सकते थे। तो ममता बनर्जी को स्पेस दिया गया, और इसीलिए तपन सिकदर या बाकी नेताओं को उभरने का, क्योंकि संगठन भी नहीं था इनके पास, एक बड़ा संगठन नहीं था, आधार नहीं था। 2011 में मुझे लगता है 4% वोट मिला था, और 2016 में 6 या 6.5% वोट मिला था। नहीं, वो आप लगातार सारे इलेक्शन में 6% से ऊपर जा ही नहीं रहा था। हाँ। 6-6.5 के आसपास ही वोट उनका था, अनलेस और अनटिल आप मोदी नहीं आते, मोदी फैक्टर होता है। तो आप जो पॉलिटिसाइज समाज की बात कर रहे हैं, और ये क्या, तो ये पॉलिटिसाइज समाज जो है बंगाल का, वो एक समय में अपना एक ही नेता चुनता है। जब तक ज्योति बसु रहे तब तक उन्होंने किसी को आने नहीं दिया।
और जैसे ही ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं, फिर वो वहां से विदा ले लेते हैं। 2009 में ज्योति बसु भी चले जाते हैं, 11 में सरकार भी चली जाती है। जब तक ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी अपने लिए वोट मांग रही है, तब तक क्या बंगाल किसी और को नेता, मतलब मान लीजिए भाजपा के लिए उर्वरक जमीन तैयार है भी, तब भी क्या वो एक समय में एक नेता, वन स्ट्रॉन्ग लीडर, मतलब वो जो बंगाली प्राइड है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर भेजता हूं, ठीक है। आंकड़ों के साथ एक बड़ी दिलचस्प बात होती है, मतलब आंकड़े जो है ना बड़े, मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आंकड़े जो है ना वो बिकनी की तरह होते हैं, वो बुनियादी बातों को ढक लेते हैं और दिलचस्प चीजों को उभार देते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने देखा कि ज्योति बसु 77 से लेकर के 34 वर्ष तक लगभग, जिसमें से 32 साल शायद वही रहे, जैसे ही बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं वैसे ही वो इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, हाँ, सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं और वो इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप अपना शिकंजा छोड़ते हैं, लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें सब बढ़नी शुरू होती हैं। और देखिए, मैंने कहा ना, द डिस्ट्रॉयर ममता बनर्जी बहुत काबिल नेता है, बहुत करिश्माई नेता है, और उनकी ताकत क्या है। देखिए, आप ये मत कहिए कि मुस्लिम वोट, इसलिए मत कहिए अभी क्योंकि यही ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला जो है संसद में उठा चुकी थी। नहीं, तब वो बाद में उन्होंने स्टांस चेंज किया, तब तक भाजपा के साथ रहना था उनको। नहीं, भाजपा ने आ रही थी, जा रही थी, वो भी जानती थी कि जरूरत होगी मुझे। देखिए, ममता बनर्जी के, मैंने कहा, अस्थिर भी हैं थोड़ी, वो भी जानती है कि हाँ, उनसे पहले किन किन नेताओं को 2-2 महीने जेल में ज्योति बसु सरकार रखवा चुकी थी, तो वो जान रही थी कि उनको। पंचायत इलेक्शन में एक बार पंचायत इलेक्शन हुआ तो उसमें हार गए लोग, मतलब हारना ही था, वामपंथी जीते आवाम मोर्चा, लेकिन डेंट किया तृणमूल ने, तो हार का ठिकरा भाजपा के सिर पे फोड़ा और हम गठबंधन तोड़ निकल रहे। हाँ, लेकिन फिर जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो भी साथ में आ गए। तो ममता बनर्जी जमीन तलाश रही थी, इसलिए उनका वो कदम जो है, आप ये नहीं कह सकते कि ये वैचारिक भटकाव था, अस्थिर था, नहीं, वो जमीन खोज रही थी। और जब एक बार पैर टिकाने की जमीन उनको मिली, तब उन्होंने फिर वो जो कमाल किया है, वो आप देख रहे हैं कि हर बार वोट शेयर बढ़ता ही जा रहा है, हर बार सीटें बढ़ती जा रही हैं। और अब ऐसे ऐसे तृणमूल कांग्रेस का विस्तार ऐसे इलाकों में हुआ है जहां पर, देखिए, 2021 जो है ना, एक तरह से चमत्कारिक ये भी है कि 292 सीटों पे इलेक्शन हुए, 293 है शायद पूरी, 292 पे हुए, 291 सीटों पर या तो तृणमूल कांग्रेस जीती या भाजपा जीती, एक पर। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आपने अपने किताब में भी, पॉलिटिकल बाइनरी है ये। अपने किताब में भी आपने एक लाइन में लिखा है इसको, मुझे याद आ रहा है पढ़ते हुए, आपसे बात करते हुए अभी याद आ रहा है कि आपने लिखा है कि एक कोई कम्युनिस्ट के एक अच्छे नेता थे जो पंचायत इलेक्शंस पूरा देखा करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, जब बुरी तरह से भाजपा और ममता बनर्जी हारी थी, कि इन दोनों को क्या हम राजनीति का ABCD अब कम्युनिस्ट पार्टी सिखाएगा। अनिल विश्वास जी ने कहा था कि क्या इन दोनों को ABCD हम सिखाएंगे। और देखिए समय का चक्र कैसा होता है कि जिन दोनों को वो ABCD सिखाने का दावा कर रहे थे कि वो सिखाएंगे, क्या 2 दशक के अंदर एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है जी। और आज वो अपनी जमीन, कम्युनिस्ट अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से खड़ा हुआ जाए। और बड़े गर्व से कहते हैं कि ममता बनर्जी को हराने के लिए हमारे कुछ वोटर्स भाजपा को वोट दिए हैं। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो है ना, जो हम लोग कहते हैं कि राजनीति जो है वो गुंजाइश के इर्द गिर्द घूमती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी को वोट दे सकता है। स्विंग वोटर को छोड़ दीजिए, आप डमी कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। अभी जब 2021 के चुनाव हो रहे थे, तब उन्होंने एक नारा दिया था वामपंथियों ने कि 21 में राम, 26 में वाम। नहीं फला अलग बात है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे थे। किया था, बिल्कुल तो किए थे। उन्होंने अपने तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए भाजपा को वोट दो, भाजपा से हम लड़ लेंगे, क्योंकि वो दोनों पॉलिटिकल दुखों पे खड़े हैं। ठीक है, देखिए, वामपंथियों के पूरे राजनीतिक को, मतलब पूरे समाज को जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिसाइज किया, और जिस तरह से हिंसा को, एक पॉलिटिकल हिंसा को, हिंसा मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे भी है, लेकिन हम चूंकि राजनीति में बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल हिंसा को जैसे समाज में एक्सेप्टेड करा दिया,
ममता बनर्जी उससे अलग नहीं रही। नहीं, मैं ऐसे कई मैं दावे के साथ कर रहा हूं, और इस बात के लिए मैं कभी भी खड़े होकर बात कर सकता हूं कि मैं जब कोलकाता में था और कम्युनिस्ट पार्टी जीता करती थी, तो जो अपार्टमेंट्स उन्हें लगता था कि ये भाजपा ये मेरे खिलाफ वोट दे सकती है, उन अपार्टमेंट्स में चौकीदार के पास या गेट पर सफेद कपड़ा भेजा जाता था कि अगर बाहर निकलोगे तो इस कपड़े में भी लिपट सकते हो, कफन में लिपट सकते हो। ये क्या, और मैं ये नहीं कहता हूं कि ज्योति बसु कहते होंगे, लेकिन लोकल लेवल पर जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अति उत्साह में ही करते होंगे ये, और लेकिन अति उत्साह में कर रहे थे, लेकिन कोई इसका ना निंदा कर रहा था और ना कोई इनको रोक रहे थे करने की। ममता भी अपने कैडर से वही करवा रही है। राजनीतिक हिंसा की बात की ना, एक तो राजनीतिक हिंसा होती है, वो जमाना याद कीजिए सिंधुबाड़ी में जब कांग्रेस और वामपंथी आपस में लड़ रहे थे, तो एक सिंधुबाड़ी गांव है वर्धमान में, शायद वो 1971 की घटना है। एक मां के सामने उसके बच्चा मतलब लड़का जवान था, काट के उसके खून में भात सान के उसकी मां के मुंह में डाल दिया गया। ठीक है, अब वही दोनों एक साथ पॉलिटिकल एक ही साथ खेल रहे हैं, तो ये राजनीतिक हिंसा थी। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया कि हिंसा जो हुई, सामान्य हिंसा नहीं होती, मैं माफ कीजिएगा, मतलब जो हिंसा की जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो क्रिमिनल है, उसको भी पॉलिटिकल हिंसा का में बदल करके पेश किया। कई सारे सुबलपुर गांव में क्या हुआ, सुबलपुर गांव है एक शांति निकेतन के पास, बोलपुर में है, शायद जिला एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, मैं गया था वहां पे, बोलपुर जो है अपना शांति निकेतन उसके पास में, वहां पे सालिशी सभा होती है। सालिशी सभा मतलब अपना खाप पंचायत टाइप से, एक लड़की को किसी दूसरी जाति के लड़के से प्रेम हो गया, तो गांव वालों ने यह तय किया कि इसको दंडित किया जाए, और उस सालिशी सभा के मुझे लगता है 1 दर्जन मर्दों ने उसके साथ बलात्कार किया। ये घटना जो है ये सुबलपुर गांव की, क्या ममता बनर्जी ने उसको न्याय दिलवाया? लेकिन इस मुद्दे पे चुनाव लड़ी। तापसी मलिक हत्याकांड हुआ था, उसका क्या बना? उसको न्याय मिला? तो इन घटनाओं को, इन क्रिमिनल, या कलकत्ता में रेप हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। देखिए पश्चिम बंगाल जो है ना, अगर आप अपराध नियंत्रण का वो जो आंकड़ा आता है क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत होते हैं, जबकि ममता बनर्जी का दावा था मां माटी मानुष। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने कहा दार्जिलिंग को लंदन बना देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे, और ममता बनर्जी ने कहा कि दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बना देंगे और कलकत्ते को लंदन बना देंगे। क्या हुआ? हर बड़े नेता प्रतीक के तौर पर नहीं, मैं प्रतीक के तौर पर उन्होंने ये जरूर किया कि जितनी बिल्डिंगें लाल थी उनको नीला सफेद करा सड़कों का जो डिवाइडर है उसको नीला सफेद है। और मुझे एक बहुत ही भौंडापन लगता है, अगर मेरे तरफ से ये बात पहुंच सके वहां के किसी के को भी, कि ये जो लाल बत्ती पर रविंद्र संगीत बजाया जाता है, हर कोलकाता के हर लाल बत्ती पर आप अपनी गाड़ी का पोप मतलब हॉर्न बजा रहे हैं और गाड़ी का शोर सुन रहे हैं और ऊपर रविंद्र संगीत बज रहा है। इतना नहीं, थोड़ा मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना भी हो जाना ठीक नहीं है। किसी जाहिल ने कहा है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन किसी बुद्धिमान ने कहा कि राजनीति में सब कुछ जायज है। जी बिल्कुल। तो वही अभी भी है कि अपार्टमेंट्स में आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन से अपार्टमेंट हमारे अगेंस्ट वोट करने वाला है, उससे पहले उसको क्या खबर पहुंचाई जाए, और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ लिखने के बावजूद आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि जब वोट देने से रोका जा रहा है और साथ में पैरेलली एक नारा चल रहा है चुपचाप कमल छाप, ठीक है, तो वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है उस जगह का? वोट करने से रोका जा रहा है तो वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है? अगर किसी अपार्टमेंट को रोका जा रहा है, भाजपा के ही वोटरों को रोक दिया जा रहा है, गांव के गांव को रोका जा रहा है कि तुम लोग पंचायत में वोट नहीं करोगे या नॉमिनेशन तक नहीं करोगे, नॉमिनेशन ही नहीं हो रहा है, 34% पंचायत इलेक्शन जो पिछला हुआ था उसमें 34% सीटें जो है निर्विरोध है, और वो जाहिर है। हाँ, तो फिर वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल कैसे बढ़ रहा है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के लिए क्या है कि देखिए, वोटिंग परसेंटेज तो जितने मतदाता पहुंचे उनमें से उन्होंने, मतलब जितने मतदाता हैं उनमें से, राजनीतिक तौर पे पश्चिम बंगाल में वोटिंग हमेशा ऊंची रही है, हमेशा 80% के आसपास रहती है। जागरूकता आप कह रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। रोका जा रहा है तो ये थोड़ी कि वोट नहीं पड़ रहा है,
आप समझ रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि बूथ पर इलेक्शन कमिश्नर का फेलियर है ये, कि वहां पहुंच रहे थोड़ा हैं ज्यादा और ध्यान अपने वोटर को नहीं दे पा रहे हैं? कहा जा सकता क्या आपका ये कहना है कि जिस तरह से बिहार में जो बिहार के इलेक्शन कमिश्नर अपने हाथ में सारा पावर ले लिए थे, और बीच में शायद राष्ट्रपति शासन था बूटा सिंह के टाइम पे, हाँ। है ना, और 2005 में। अचानक से लगा कि पूरा राजनीति बदल गई। अच्छा, आपको क्या लगता है 2011 में केपीएस गिल को पश्चिम बंगाल में इलेक्शन करवाने का जिम्मा क्यों दिया गया था? क्या यही जो राजनीतिक गुंडा तत्व तो पहले एक पार्टी में थे, वो राजनीतिक गुंडा तत्व तो दूसरी तरफ चले आए हैं? अगर किसी दल को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुंडा एक ही तरफ है, गुंडा पश्चिम बंगाल में गुंडा तत्व जो है वहां की राजनीति का एक कड़वा सच है, हर पार्टी में है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है जरूर। हाथ काट लूंगा, ये तो मैंने अपने कानों से सुना है। मैं आसनसोल के किसी बूथ पे खड़ा था और उसने देखा नहीं कि शायद ये रिपोर्टर खड़ा है, क्योंकि आप हमेशा तो आई कार्ड लगा के रहते नहीं, चाय पी रहे थे। उसने किसी को धमकाया, महिला को, कि हमारा पार्टी को वोट नहीं देगा तो हाथ काट लेगा तुम्हारा। अब किस पार्टी को दे रहा था मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। तो अब मैं जो हम लोग डेटा पर ही बात कर रहे थे, वोटिंग परसेंटेज में बात कर रहे थे, पिछले इलेक्शन में अभी जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें आप ये मानते हैं कि एक मुश्त वोट मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, आप जिस नाम से बुलाना चाहे, ममता जी को पड़ा है? बिल्कुल, मेरे को शक नहीं। ठीक है, ममता जी का वोटिंग परसेंटेज क्या है? देखिए, अगर लोकसभा में कहा जाए तो वोट परसेंट जो है बीजेपी का कम हुआ, थोड़ा सा 2.5% के आसपास है। ठीक है। और पूरे देश भर में कम हुआ। 303 सीटें थी, 303 था, वो घट के 240 पे आए। तो उसका असर बंगाल में अनुपातिक रूप से देखे तो 18 से 12 पे आए, तो लगभग इंटैक्ट रहा है। जी, तो मतलब उनका लगभग 46% के आसपास वोट है ममता बनर्जी का। ठीक है, एक मुस्लिम वोट मिलने के बाद भी हाँ। ठीक है, तो आप ये मानना चाहेंगे कि बहुसंख्यकों का बहुमत भाजपा को मिला है? अब आंकड़ों में देखिए, ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अरे तो आप ये कह रहे एक मुश्त वोट अल्पसंख्यकों का पड़ा है ममता जी को। देखिए, ये इस बात को विश्लेषण के आधार पर तो कहा जा सकता है जी, लेकिन इस बात का कोई सोर्स नहीं है। कोई आधिकारिक कोई मुझसे पूछे कि आपने कहां देख के बताया, तो आप नहीं कह पाएंगे। ये अनुमान है, ये धारणा है, ये दृष्टिकोण है कि उनका एक मुश्त वोट पड़ा है। और भाजपा के जो पिछले विधानसभा सीट इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने 9 मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे, खड़े किए थे, 3 महिला भी थी। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब यह है, और उन्होंने दावा किया था भाजपा ने कि 4% वोट उनको भी मिले, नहीं तो नॉर्थ बंगाल में इतनी सीटें उनको नहीं मिलती जो भी 3 या 4 जीती हैं। जी, टेक्निकल वोटिंग हुई है, भाजपा का वोट शेयर कम हुआ है, थोड़ा सा, वो पूरे देश में हुआ है। अब देखिए, मैं एक बात और कहता हूं, कई लोगों ने ये कहा, जो खास तौर पे जो कथित तौर पर जो भाजपा विरोधी तबका है, पत्रकारों का और नेताओं का, उन्होंने कहा कि 2021 में भाजपा बंगाल में हार गई। अब मुझे कोई एक स्टेट ऐसा बता दीजिए भारत का जिसमें कोई भी एक पार्टी 1-3 के बाद सीधे बहुमत लाती हो। मैं एक घटना बता रहा हूं, मैं दिलीप घोष का नाम बता रहा हूं, मेरे साथ घटा है इसलिए बता रहा हूं। मैं दिलीप घोष का एक बाइट, टेलीविजन में उसको बाइट कहते हैं, बाइट लेने के लिए उनके दफ्तर पहुंचा हुआ था। दिलीप घोष बैठे हुए थे, उनके पीछे एक डेटा होता है, ग्राफिक्स होता है ना, जिसमें पूरे विधानसभा के सीटें 293 सीटें, उनमें से मिशन 148 लिखा हुआ था। तो उस समय 2016 की बात बता रहा हूं आपको, 2011 के हिसाब से उनके पास एक विधायक था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपने जो टारगेट रखा है 148 विधायक आपका एक, तो उन्होंने मुझे हंसते हुए, ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हालांकि मैंने किताब में इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कार्यशैली ये नहीं है कि हम जीत जाएंगे एक ही बार में। हमारी कार्यशैली है कि हमारा वो लक्ष्य है, हम एक अगले इलेक्शन के लिए नहीं करते हैं, हम अगले 15 साल को ध्यान में रख के काम करते हैं। 2016 के इलेक्शन से पहले उन्होंने ये बात कही थी। 2021 आपने तो उसमें 3 सीटें आई, 2021 में 77 आई, हो सकता है कि अब उसमें विस्तार हो। जी, तो आपको लगता है कि भाजपा आएगी एक दिन? नहीं, मेरे लगने से कुछ नहीं होता बंगाल में, क्योंकि मेरे कोई निजी हित भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं, निजी हित नहीं है,
ये तो मैं मतलब एक पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करने की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने इतना गहन अध्ययन किया है और इतना पैशनेट हम लोग का डिस्कशन रहा है, क्यों रहा है वो बताऊंगा। तो तो आपको लगता है कि भाजपा में स्कोप है? स्कोप है। तो भाजपा स्कोप के किसका, स्कोप किस बात का है सर? स्कोप भाजपा के बढ़ने का है या कि अब ज्यादा स्कोप ममता के गिरने का है? दोनों का थोड़ा थोड़ा है। देखिए, जो है ना, भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल बहुत उर्वर जमीन है, बहुत उपजाऊ जमीन है। 42 सीटें हैं। अगर उनको राज बनाए रखना है तो जैसे उड़ीसा में उन्होंने तख्ता पलट टाइप का किया है, वैसे ही बंगाल में करना होगा। 20, 22, 25 सीटें लिखनी। हालांकि 2024 में उन्होंने 35 सीटों का लक्ष्य रखा था। हालांकि वो 24 में 24 का अनऑफिशियल था, ऑफिशियली वो 35 सीट का टारगेट लेके चल रहे थे लोकसभा में। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर कमजोर पड़ी और उनका जो वोट स्विंग, पूरा जो टैक्टिकल वोट शिफ्ट एक तरफा एक मुस्त जो पड़ा उनको, वो वोट अगर कांग्रेस, अगर वामपंथी पार्टियां थोड़ी मजबूत हुई, 2-3% वोट वापस आया, कांग्रेस को 2-3% वोट वापस आया, भाजपा को जो नुकसान हुआ था वो थोड़ा सा वापस आया, और 1-2% वोट स्विंग हुआ, जो कि होता है, नए नए जमाने के लड़के, नए वोटर जो वोट करते हैं, वो हुआ। और एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, जो कि मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं के बाद हो सकता है, जिसकी संभावना है। संभावना आप 2 शब्दों में ले सकते हैं, संभावना भाजपा के लिए, तृणमूल के लिए आशंका। दोनों ही। तो भाजपा की सरकार बन सकती है, 105 सीटों पे नंबर 2 पे है। चलिए, तो संभावनाएं और आशंकाओं के बीच का खेल है पूरा राजनीति। और हम और ठाकुर जी इतना जोरदार बहस इसलिए किए हैं, बैठे थे इंटरव्यू ले रहे, लेकिन जोरदार बहस हुआ क्योंकि बंगाल की राजनीति ऐसे ही बात की जाती है, ऐसे ही बात की जाती है, ऐसे अड्डे पे ऐसे ही बात की जाती है। अगर 1-2 बार हम दोनों एक दूसरे को उंगली नहीं दिखाते तो हम क्या खाक बंगाल की राजनीति पे बात करते? मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है ना? तो चाय उबल गया है, हम लोग समय भी हो गया है ना? और इतनी बातें हम लोग किताब से इतर इसलिए किए हैं क्योंकि आप ये समझ सके कि सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं बंगाल का 1 दशक से, इसलिए इस किताब को लिख दिए है, नहीं। समझते हैं बंगाल को। 1940 की भी कहानियां हैं इनके पास, 1930 की भी कहानियां हैं, इसमें उन अखाड़ों की भी कहानियां हैं, इसमें अनुशीलन की भी कहानियां हैं, इसमें मरी झापी भी है। जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। सिर्फ और सिर्फ बंगाल में भाजपा की स्थिति नहीं की चर्चा नहीं है। हाँ, एक पूरे थीम में वही है, लेकिन साथ साथ आपको बहुत ऐसे घटनाक्रम इसमें मिलेंगे जो कई बार कई कारणों से पहले भी और अब भी मीडिया के कैमरे पे नहीं आता है। ऐसे बातें किताबें जब हम लोग करते हैं तो बातें आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर जी आने के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया हमारे साथ समय गुजारने के लिए। धन्यवाद।